आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र यादव जी को सब जानते हैं। योगेंद्र यादव जी का कल एक लेख प्रकाशित हुआ नवोदय टाइम्स में, जिसका शीर्षक है आतंकियों के मंसूबों को विफल करने के 4 कदम। उस लेख को हम सबको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि आतंकियों के मंसूबे क्या थे इस हमले के पीछे, और हम कैसे उनके मंसूबों को कामयाब होने दे रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि हाथरस में एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाथरस में एक पेंटर जो मुसलमान है उसको निकाल दिया गया। ये कहा गया कि तुम लोगों ने हिंदुओं की हत्या की। अंबाला में फेरी वाले जो कुछ मुस्लिम लोग आते हैं गांव में सामान बेचने या दूसरे कामों के लिए, उनको पीट करके गांव से भगा दिया गया। कश्मीरी छात्रों पर हमले हुए, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। ये सब सारी चीजें हमारे देश में शुरू हो गई 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ उसके बाद, और ये बढ़ता जा रहा है। अभी अभी बांके बिहारी मंदिर जो मथुरा में है उसके आसपास पूरा एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि किसी भी मुस्लिम को दुकानों में काम करने के लिए ना रखा जाए। झाड़ू लगाने तक के भी जो काम है वो किसी कोई मुस्लिम ना करे। इस तरीके का पूरा एक कैंपेन शुरू हो गया है। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और ये बहुत जरूरी है इस पर बात करने के लिए। और हम वो लेख भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी, और हम नीचे कमेंट में शेयर भी कर देंगे उसका लिंक, ताकि वो लेख भी पढ़ा जा सके। और आप सामने हैं, आपकी बात भी शुरू करते हैं। योगेंद्र जी, आपका क्या रिएक्शन है जो ये सारी घटनाएं शुरू हो गई हैं 22 तारीख के पुलवामा, ये पहलगाम के आतंकी हमले के बाद? शुक्रिया सौरभ भाई। पहली प्रतिक्रिया तो किसी भी इंसान की, मैं सिर्फ भारतीय नहीं कहूँगा, किसी भी इंसान की होनी चाहिए। इतनी हृदय विदारक घटना है। कहानियां पढ़ रहे हैं हम उन 26 की, किसी की 1 महीना पहले शादी हुई है, कोई हनीमून के लिए वहां आए हैं। और जैसा हो जाए, पहली प्रतिक्रिया किसी भी इंसान की होती है कि अच्छा, उसकी जगह मैं हो सकता था। अगर ऐसा होता तो मुझे कैसा महसूस होता, मेरे परिवार को कैसा महसूस होता। तो उसका जो एक पीड़ा है, वो एक पहली प्रतिक्रिया किसी भी व्यक्ति की होगी। दूसरी, जाहिर है इससे गुस्सा भी आता है। किसे गुस्सा नहीं आएगा, किसे खून नहीं खौलेगा। बेगुनाह लोगों को पकड़ के आप मार देते हैं, और ये भी उनका धर्म पूछते हैं। और मतलब किस तरह की वाहियात हरकतें हैं ये। एक एक इंसान से धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा है। गुस्सा आना स्वाभाविक है। और गुस्से का, और एक पाकिस्तान के प्रति गुस्से का मोड़ लेना भी स्वाभाविक है, समझ आता है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं इस घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अभी ऑफिशियली प्रूफ हो ना हो, ऐसी चीजों का कोई लीगल प्रूफ तो होता नहीं है। लेकिन ये निश्चित ही इससे पहले जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में घटना हुई थी, ट्रेन का जहां अपहरण किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को ऑफिशियली जिम्मेवार ठहराया था उसके लिए, और इशारा किया था कि हम भी कुछ करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर का जो बिल्कुल उत्तेजक भाषण था, बिल्कुल वाहियात, कोई जरूरत नहीं थी। सेनाध्यक्षों को ऐसे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। उससे भी इशारा मिलता था। तो उस सब के बाद इस घटना का होना सीधे सीधे पाकिस्तान से तार जुड़े हुए दिखाता है। तो उसके प्रति गुस्सा, और वो समझा जा सकता है। जो सवाल मैंने अपने लेख में पूछा है, वो सवाल ये है कि जब ऐसी एक मनस्थिति हो, भावुक, क्षुब्ध, क्रुद्ध, ऐसे में हमें करना क्या चाहिए। और मुझे कई बार महसूस होता है कि जाने में अनजाने में हम एग्जैक्टली वही कर बैठते हैं जो कि आतंकवादी हमसे करवाना चाहते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया है, आतंकवादियों को पता है कि जैसे ही वो कुछ करेंगे इसकी वीडियो रिलीज होंगी। वो चाहते हैं कि इसकी वीडियो रिलीज हो। उन्हें पता है कि ये होते ही ये खबरें पूरे देश में जाएंगी कि अच्छा, लोगों से कलमा पढ़वाया गया, पूछा गया तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। वो चाहते हैं कि ये खबरें पूरे देश में जाए, ताकि उनके मंसूबे, तो उनका मंसूबा क्या था? आतंकवादी जानते थे कि ये घटना होगी। वो जानते थे कि इससे गुस्से का एक उबाल आएगा। वो जानते थे कि गुस्से के उबाल में किसके प्रति गुस्सा होगा। वो सब कुछ जानते थे। तो आतंकवादी के मन में डिजाइन रहा होगा। हमारी सफलता इस बात में है कि हम आतंकवादियों के उस डिजाइन, उनके मंसूबे को कैसे विफल करें, बजाय इसके कि हम गुस्से में, उबाल में, उफान में एग्जैक्टली वो चीजें करें जो हमसे वो करवाना चाहते हैं।
इसके लिए मैंने 4 बिंदु दिए थे, जो मैंने कहा कि हमें सोच के आतंकवादियों के मन में 3-4 चीज़ें रही होंगी। पहली चीज़ ये थी कि चलो आजकल हिंदुस्तान में पक्ष-प्रतिपक्ष का काफ़ी डिफरेंस चल रहा है और अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो ज़रूर वहाँ की पार्टियों में आपस में एक झगड़ा होगा। एक। नंबर 2, इससे इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि कुछ तुरंत करो, फिर इंडिया कुछ तुरंत करेगा और करते ही पाकिस्तान की आर्मी मजबूत होगी। देखिए पाकिस्तान का खेल समझिए, पाकिस्तान कोई एक स्टेट नहीं है। पाकिस्तान के स्टेट के अंदर 2 अलग स्टेट हैं। वहाँ की आर्मी एक अलग सरकार चलाती है और वहाँ का प्रधानमंत्री एक दूसरी जी सरकार चलाता है। जी तो जैसे ही इंडिया की तरफ से कोई भी मिलिट्री रिएक्शन होता है, उससे पाकिस्तान की आर्मी के हाथ मजबूत होते हैं कि देखा देश खतरे में है, सिर्फ हम ही बचा सकते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह तो क्या कर सकते हैं, तो निकम्मे लोग हैं, देश को हम बचाएंगे। तो दूसरा डिजाइन ये है कि पाकिस्तान की आर्मी का हाथ मजबूत हो। तीसरा खेल ये है कि कश्मीर और भारत के बीच में जो एक दरार है, वो है, ईमानदारी से हमें मानना चाहिए, कश्मीर के लोगों में और बाकी भारत के पॉपुलेशन के बीच में एक दरार है। वो दरार एक खाई बन जाए, भारत और भारत के बाकी लोगों में और कश्मीर के बीच में कुछ हो, जिससे जो गुंजाइश है दोनों के एक साथ आने की, वो गुंजाइश खत्म हो जाए। तीसरा खेल उनका ये रहा। और चौथा खेल आतंकवादियों का ये था, और यही सारा खेल है, धर्म पूछना, पेंट खोलना, ये सब चीजें जो बताई जा रही हैं, इसके पीछे खेल क्या था? खेल, आतंकवादी को कोई ना इस्लाम से मतलब है ना हिंदू से मतलब है, उसको मतलब था ये मैसेज देने का कि हम चुन चुनकर हिंदुओं को मारेंगे। और उन्हें पता था कि जैसे ही वो ये करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया वश बाकी भारत में कुछ लोग होंगे जो कि उनकी नकल करेंगे। एग्जैक्टली उल्टा वो बिल्कुल। काम। तो इससे देश में हिंदू मुसलमान की आग लग जाएगी, भारत कमजोर होगा। आतंकवादियों के 4 मंसूबे, इन चारों मंसूबों को नाकामयाब करना, विफल करना हमारी सफलता है। इन चारों में से किसी के अंदर पांव दे देना हमारी विफलता है। मोटी बात यह है, आप जो कुछ भी करें, करके अपने आप से ये ना पूछें कि अरे मेरे को मजा आ गया या नहीं, मेरे दिल को, कलेजे को ठंडक मच गई या नहीं। नहीं, सवाल ये पूछिए कि जो आतंकवादी, और आतंकवादी तो क्या 4-5 लड़के रहे थे, असली बात है उनका जो आका कहीं बैठा होगा पाकिस्तान में, आईएसआई का होगा या कि पाकिस्तानी मिलिट्री का होगा, उनके आका ने जो कुछ डिजाइन बना के भेजा होगा, क्या वो महसूस करेगा कि नहीं यार ये तो पासा पलट गया, नहीं तो पासा उल्टा पड़ गया, नुकसान हो गया, तब हमारी सफलता है। दुर्भाग्यवश हम सब ये सोचते नहीं है। भावनाओं का उबाल आता है, उबाल उफान में हो जाता है, और जब उफनते हैं तो पता क्या होता है, दूध गिर जाता है बाहर, उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो इस उबाल और उफान से ज्यादा हम थोड़ा शांति से सोचें कि क्या करना चाहिए, और उसके लिए मैंने 4 सुझाव दिए। जी, ये 4 सुझाव दिए हैं आपने। योगेंद्र सर, ये आपने देखा कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अगले ही दिन कलमा ट्वीट कर दिया कि सब लोग ये कलमा सीख लो, नहीं तो जान खतरे में आ जाएगी। और भी बहुत जगह से बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे आए। एक बहुत बड़े लेखक हैं, वो कह रहे हैं हम गोधरा में मरे, हम यहाँ मरे, हम वहां मरे, हम पुलवामा में मरे, अब हम पहलगाम में मर रहे हैं, हम कब तक मरते रहेंगे। ये जब सारी बातें शुरू हो गई, और बहुत जिम्मेदार, और निशिकांत दुबे साहब तो लॉ मेकर हैं जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, ये सब सारे रिएक्शंस भी आने लग गए, और उनका असर हम जमीन पर देख रहे हैं, जिसका उदाहरण हमने शुरुआत में इंट्रो में कहा कि जो मथुरा में हुआ, जो करनाल में हुआ, जो हाथरस में हुआ, इसको कैसे रोका जाए? आप निशिकांत दुबे जी को जिम्मेवार मान रहे हैं, ये एक इज ए ये लॉ मेकर सर, सांसद है चुने हुए, अब क्या कर सकते हाँ, हैं? वो जो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो जिम्मेवारी की कुर्सी है, उनका व्यवहार किसी भी तरह की एक न्यूनतम जिम्मेवारी भी नहीं दिखाता रहा है। दरअसल क्या है कि आप यूं समझिए, फिर मान लीजिए इस्लामाबाद में कोई इनका आतंकवादियों का आका बैठा है, मान लीजिए आईएसआई, मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई आईएसआई का बॉस है जिसने भेजा है इन लड़कों को, जाओ हिंदुस्तान में कुछ हिंदुओं को मार के आओ, और उसके बाद जब वो निशिकांत दुबे का बयान पढ़ता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वाह, मजा आ गया, एग्जैक्टली यही तो करवाना चाहते थे हम, है ना? और दुर्भाग्यवश ये चीज हम समझते नहीं है कि एग्जैक्टली यही तो आईएसआई करवाना चाहती है इस देश में। और ये लोग, निशिकांत जी जैसे लोग तो खैर कोई भोले लोग नहीं है, बहुत भोले लोग भी इसमें फंस जाते हैं। और ये लोग अपनी दुकान, एक राजनीतिक दुकान चलाने के चक्कर में
किस किस तरह की बातें कहते हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही बेवकूफ़ाना है ये सारी चीज़ें। अब ज़ाहिर है इसमें नैतिकता का तो कोई, दरअसल क्या होता है कि सारी चीज़ में कोई इनके मन में भावना भी नहीं होती। अगर ऐसा कुछ सोच लो ना कि गुस्से में निशिकांत दुबे ऐसा बोल रहे हैं, तो चलिए गुस्से में इंसान कई बार गलत बात बोल देता है। ये तो गुस्सा नहीं है, ये तो व्यापार है गुस्से का। यही निशिकांत दुबे उसी पहलगाम में जाके एक शानदार पार्टी करते हैं, पार्टी के अंदर तमाम लोग आते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था होती है और जिसके बारे में जिसको वो सार्वजनिक नहीं करते हैं और उसके 5 दिन बाद ऐसे बयान देते हैं, तो ये देखिए ये कोई मन की भावना कुछ नहीं है, ये भावनाओं का व्यापार करने की कोशिश है। इससे तो खैर हमें बिल्कुल बचना चाहिए किसी भी देश को। लेकिन पहली बात जो मैं कहूँगा सौरभ भाई वो ये है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये राजनैतिक हिसाब-किताब करने का वक़्त नहीं है। क्योंकि मैंने देखा पहले 24 घंटे के अंदर ही शुरू हो गया कि होम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें, गवर्नर इस्तीफ़ा दें, फिर उन्होंने पलट के कहा मुख्यमंत्री दें और फिर जैसा इस देश के अंदर अंत में होता है कि भाई नेहरू इस्तीफ़ा दें। अब इस हाँ, तरह नेहरू की इस्तीफा दे। ये इस तरह की मैं बता दूं, बेवकूफ़ पंकज सिंह जो एमएलए हैं नोएडा के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस की जिम्मेदारी, उन्होंने कांग्रेस को भी दोषी ठहराया है। जी। शायद राजनाथ जी के बेटे को अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनके पिताजी इस देश के रक्षा मंत्री हैं। उन तक खबर पहुंचा देनी चाहिए और काफ़ी साल हो गए या उनको मंत्रिमंडल में रहते हुए, अब तो उनके बेटे को विश्वास हो जाना चाहिए कि वो चला रहे हैं। देखिए इस तरह की ओछी बातों को फिलहाल छोड़ दें। और ये भी मैंने कहा जो कई दोस्तों को पसंद नहीं आया, मैंने कहा ये वक्त नहीं है होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने का, ये वक्त इस तरह के सवाल जवाब करने का नहीं है। इस वक्त पूरे देश को देखिए हिसाब होगा, कई सवाल हैं, कई बहुत कड़े सवाल भी हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, ये वक्त है सीधा कहने का कि हम इस वक्त सरकार के साथ हैं। पूरा देश इस वक्त एक साथ खड़ा है। उस मायने में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, जो राहुल गांधी ने जाके कश्मीर में बयान दिए, ये जिम्मेदार बयान है, मैं समझता हूँ। दुर्भाग्यवश देखिए इस देश में ऑपोजिशन जिम्मेवारी के बयान दे रहा है और रूलिंग पार्टी गैर जिम्मेदारी के बयान दे रही है, बहुत दुख की बात है। लेकिन ये वक्त नहीं है पुराने मामले खोलने का। कई लोगों ने याद दिलाया कि देखिए जब नरेंद्र मोदी खुद 2009 में जब देश में आतंकवादी हमला हो रहा था, मुंबई वाला। जी। मुंबई में आतंकवादी हमला हो रहा था, हमला अभी खत्म भी नहीं हुआ था, सब आतंकवादियों को भी खत्म नहीं किया गया था। इस बीच वहां जाकर नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सरकार के ऊपर सवाल उठाए। लोग कहते हैं जब उन्होंने किया, मैं कहा उन्होंने किया तो गलत किया भाई। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी वही वाली गलती आज कर दें। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम था कि आप आतंकवादी हमले के बीच में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत गलत किया था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने जो किया था, उससे भारत को नुकसान हो सकता था। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आज जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो हम उठ के भारत को नुकसान करना शुरू कर दें। पहली बात, कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ये वक्त नहीं है। इसका हिसाब 6 महीने बाद होगा, संसद में होगा, सब कुछ किया जाएगा, अभी नहीं। अभी तो जिसने भी आतंकवाद की घटना करवाई है उसके और उसके आकाओं को एक मैसेज जाना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान एक है। तुमने सोचा था हमें डिवाइड कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। विपक्ष, सरकार, सब कुछ इस सवाल पे एक है। दूसरा मैंने जो कहा है वो ये कि सरकार पे तुरंत फुरत कुछ करने का दबाव मत। ये फिर हमारी एक दिक्कत होती है कि अरे कल कर दिया, बस तुम अभी जवाब दो, 24 घंटे में जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो। मुंह तोड़ जवाब वो नहीं होता है जिसे नी जर्क रिएक्शन कहा जाता है, वो मुंह तोड़ जवाब नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सरकार पे इस तरह का प्रेशर बनाएंगे और चारों तरफ से मान लीजिए पब्लिक प्रेशर बनना शुरू हो जाए, करो करो अभी करो, 24 घंटे में करो, तो पाकिस्तान को भी पता है कि 24 घंटे में भारत क्या कर सकता है, वो इसके लिए तैयारी भी करके बैठे होंगे। समझदारी की बात ये है कि आप स्पेस दीजिए, सरकार को स्पेस दीजिए, आर्मी को स्पेस दीजिए, डिप्लोमेट्स को स्पेस दीजिए, वो अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ हम दो घटनाओं की तुलना कर सकते हैं, 2009 की और 2019 की। 2009 में आतंकी हमला हुआ मुंबई में, सरकार पे बहुत दबाव था कि कुछ करो, तुरंत करो। उस समय की सरकार ने कहा कि नहीं, हम कुछ विजिबल नहीं करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार ने बहुत इफेक्टिवली पाकिस्तान को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। चीन तक पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नहीं हो पाया उस समय।
और वो समय था जबकि पाकिस्तान को पूरे दुनिया ने एक तरह से पाकिस्तान की सरकार को कहा कि तुम गलत काम करते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को 2009 के बहुत ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ा। इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड, दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत वो हुई, हिट हुई, उसके कारण बहुत नुकसान हुआ। दूसरा 2019 का मॉडल है कि हमने कहा हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पब्लिक बहुत खुश हो गई। पब्लिक को तो विजिबल एक्शन चाहिए, लोग टीवी, आज तो सब कुछ लोग टीवी पे देखना चाहते हैं। उससे हमें राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या फायदा हुआ, उसका अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाया है। तो दो अलग अप्रोचेस हैं और मुझे लगता है कि वो जो अप्रोच है, और मैं नहीं कहता कि ये कोई मोदी जी और मनमोहन सिंह का अंतर है। हो सकता है मोदी जी भी दूसरी अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। सरकार पे प्रेशर डाल के तत्काल कुछ ना कुछ दिखावा हो, कुछ ऐसी कार्य बदले की कार्रवाई जो सारी दुनिया को दिखे, इसका दबाव, बनाम उसके कि जो प्रभावी हो लेकिन न दिखे। और डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में जो ज्यादातर बहुत इफेक्टिव चीजें होती हैं वो कई बार दिखती नहीं, उसको चुपचाप किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि मोदी सरकार पे इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि कुछ करो, तुरंत करो, मुझे दिखना चाहिए तुमने क्या किया। भरोसा करो कि वो कुछ करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। हो सकता है आपको पता ना लगे, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि फिर याद रखिए कि इन आतंकियों का जो सरगना बैठा हुआ है कहीं पे, पेशावर, इस्लामाबाद, जहां पे भी बैठा हुआ है, उसे महसूस होना चाहिए कि ये तो यार गलती कर दी, ये तो कीमत इसकी बहुत ज्यादा हो गई। और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में लोगों को ये महसूस हो कि ये तो आर्मी इस देश में मुसीबत पैदा कर रही है ना। वो ज्यादा अच्छा, आप इसे साधारण तरीके से समझिए। आपका कोई पड़ोसी है, तो पाकिस्तान को हमें समझना चाहिए। देखिए, आपका एक पड़ोसी है, पड़ोसी के घर में तमाम दिक्कतें चल रही हैं, रोज आपको अपने पड़ोसी के घर से चिल्लाने की आवाज आती है, मारपीट की आवाज आती है, और उनका एक लड़का है जो बिल्कुल ही बेकाबू है, घर में माँ को भी मारता है और वो आपके घर में ईंट भी फेंक रहा है। आप उस लड़के से कैसे डील करें? एक तरीका हो सकता है कि जाके पड़ोसी की दीवार आप तोड़ दें, तो उसमें और कुछ होगा या नहीं होगा, वो माँ अपने बेटे के साथ खड़ी हो जाएगी, बाकी सब लोग उस बेटे के साथ अब खड़े हो जाएंगे। आपने उसकी दीवार ढा दी है, तो उस परिवार का जो इंटरनल डिफरेंसेस आपने सारे खत्म कर दिए, पूरा परिवार एकजुट होके। और आप और कुछ भी कर लीजिए, तोड़, आप दीवार भी तोड़ लीजिए, पड़ोसी तो बदलेगा नहीं, पड़ोसी तो आप चिंता कर, तो वो अब आपको अगले 10 साल तक कोई ना कोई तरीके से परेशान करेगा। आज भारत जिस पथ पे है, पिछले 25-30 साल से भारत की आज जो इकोनॉमिक हैसियत है, और दूसरा जो पूरा दुनिया में बदलाव हुआ है, वो देखते हुए भारत की आज जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो सब देखते हुए आपको अपने पड़ोसी के साथ सारा वक्त आप उलझे हुए दिखाई दे, ये आपको छोटा बनाता है, बहुत बड़ा नहीं बनाता। तो हाँ, उस लड़के का तो इलाज करना पड़ेगा जो ईंट फेंक रहा है, लेकिन उस लड़के का इलाज करने के चक्कर में आप अपनी मुसीबत को और बढ़ा ना लें, इतनी समझदारी आपको दिखानी होगी। यही स्थिति आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एक तरह से फेल्ड स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तान लगभग डिसइंटीग्रेट होने के कगार पे है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वहाँ की राजनीतिक अवस्था बहुत खराब है, और सेना अपने आप को बार बार इम्पोज करने के बहाने ढूंढ रही है। इस सब बारीकियों को समझते हुए हमें कुछ ऐसा करना है जिससे पाकिस्तान में वो लोग जो कि भारत के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, उन लोगों के हाथ कमजोर हो, और बाकी लोग जो कि इस तरह की हरकतें नहीं करते उनके हाथ मजबूत हो। वो समझदारी का काम होगा। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, याद रखिए। जिसके साथ आपका 3000 किलोमीटर की बाउंड्री है, उसको आप एक झटके में खत्म कर दोगे, ये बेकार की बात है, ऐसा होता नहीं है। समझदारी की जरूरत है, इसलिए मैंने दूसरी बात कही थी। ये दूसरी बातें कही और ये सब बहुत डिटेल में आपने लिखा भी और समझाया भी। सर, हमने भी सीसीएस की मीटिंग करी और उसमें तय किया कि हम जो इंडस रिवर समझौता है उसको हम स्थगित कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है और हम भी रिटेलिएशन करेंगे। उन्होंने भी एयर स्पेस बंद कर दिया, बहुत मोबिलाइजेशन दिख रहा है, उनके जेट्स उनके एयर स्पेस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां कॉम्बिंग चल रही है, हम भी काफी कुछ कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि एक नी जर्क रिएक्शन होता है और
इंडस रिवर का पानी, जाहिर सी बात है, एक बहुत लंबा वक्त लगेगा पानी रोकने में, हमें डैम्स बनाने होंगे, पानी को डाइवर्ट करना होगा, बहुत सारी चीजें करनी होगी, उसके लिए वक्त लगेगा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? इसके लॉन्ग लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? और पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि फेल स्टेट है लेकिन वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, ये भी एक बात है कि भाई हम दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, और सिविलियंस बहुत करोड़ों में कैजुअलिटी हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक पूरा हॉट वॉर शुरू हो जाता है तो ये सारी संभावनाएं भी सामने निकल करके आती हैं। सौरभ, मैं तो इतना ज्यादा विदेश नीति और सामरिक चीजों को समझता नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो मोटी समझ है वो ये है कि अभी तक दोनों देशों ने कुछ हॉट वॉर जैसी चीज की नहीं है। अभी नहीं तक की, दोनों बिल्कुल। बस ऐसी चीजें की हैं जो सिंबॉलिक है, अपनी जी। अपनी तरफ की जनता का दिल बहलाने के लिए कुछ कुछ कर दिया है, जिससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, जी। ये इंडस रिवर है, ये नदी है, कोई नलका नहीं है जो जाके आप बंद कर देंगे। और जी। कुछ ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान सुने कि हम एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। अरे तो हमारे जल समझाओ शक्ति भैया। मंत्री ने कहा, सीआर पाटिल साहब ने कहा ये बात। अब बताइए, मंत्री है, केंद्रीय मंत्री ने बोला। हाँ, आप बताइए, मतलब मंत्री होने से अपने आप समझदारी तो नहीं आ जाती भैया? नदी है, ये कोई नलका नहीं है, घर की टूटी नहीं है जिसको जाके आप यूं बंद कर दोगे, है ना? और दूसरी बात ये है कि ये पानी वहां जाए, ये सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, ये आपकी भी जरूरत है। उस पानी को रोक के आप मतलब अपने आप बाढ़ लाओगे, क्या करोगे? मतलब ये गंभीर मामले हैं। तो अभी तक सरकार ने कहा है, सरकार ने हालांकि बहुत समझदारी से सरकार ने कहा है, अबेयंस में रखा, खारिज नहीं की, हम्म। ट्रीटी को बंद नहीं किया। भारत ने कर भी नहीं सकता, एक तरफा बंद करने का क्लॉज नहीं है उसमें। बिल्कुल। और तो एबेयंस में रखा है, जो बहुत ही एक स्मार्ट सा शब्द है, जिससे भारत को एक अधिकार मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा अभी हम कह नहीं सकते। पाकिस्तान की तरफ से जवाब आ गया है कि ये तो वॉर है, हाँ, अगर एक बूंद पानी आप नहीं देंगे किसी का, तब तो बिल्कुल सिचुएशन वो हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई नौबत ना इस तरफ से आने वाली है ना उस तरफ से आने वाली है। आपने वो जो कभी वो भगवती चरण वर्मा की वो कहानी पढ़ी होगी, दो बांके, लखनऊ पे है वो कहानी, बिल्कुल बिल्कुल और पढ़ा वो है। आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा इस वक्त क्या हो रहा है। वो दो बांकों वाले डायलॉग हो रहे हैं। मैं नहीं समझता फिलहाल ऐसी कोई हॉट वॉर जैसी स्थिति आई है। उधर पाकिस्तान ने कह दिया शिमला एग्रीमेंट को हमने खारिज कर दिया। अरे क्या खारिज करोगे, उसमें है क्या? हम्म। जो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान कहे कि शिमला एग्रीमेंट को नहीं करते, तो याद रखिए उससे भारत को एक मौका मिलता है कि ठीक है, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को आप नहीं मानते तो हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे ये सब मैं ये सब चीजें फिलहाल सिर्फ एक जनता को, अपने दोनों तरफ अपनी अपनी जनता को बहलाने के तरीके, और इसके बीच मेरी ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार कुछ गहरी चीजें सोच रही होगी, जो कि बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ना हो, ऐसी हो जिससे वास्तव में पाकिस्तान के अंदर वो जो वर्ग है कि भारत के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र करता है, उनके हाथ कमजोर हैं। और उसके तमाम इंटरनेशनल रिलेशंस में इसके तमाम तरीके होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़ के 50 और तरीके भी, जिससे आप उनको टाइट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार अगर वही चीजें करती है जिसकी अभी घोषणा हुई है, और इसके अलावा बैकग्राउंड में काम करती है, तो ये समझदारी के काम है। अगर हम हॉट वॉर की तरफ जा रहे हैं, जो मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो ये समझदारी का काम नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को इतनी तवज्जो देना कि भारत जैसा देश जो आज इस स्थिति में है, वो देश सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान पे पिल रहा है, ये भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। और जैसा मैंने कहा, पड़ोसी के घर से अगर कोई ईंट फेंकता है तो उसको टाइट करने के 50 तरीके होते हैं। आप मतलब अपनी दीवार तोड़ के मतलब पड़ोसी के घर में घुसते नहीं है, तमाम तरीके होते हैं। वो करने की जरूरत है। हॉट वॉर शायद हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, और जाने की कतई कोई जरूरत नहीं। वो कोई समझदारी का काम नहीं होगा। कुछ लोगों ने अखबार में लिख दिया है कि भाई इस्लामाबाद को समाप्त खत्म कर दो, पाकिस्तान का एंड गेम शुरू कर दो। ये सब करना हम्म। हमारा काम नहीं है। पाकिस्तान में खुद में हालत बहुत खराब है, और जो बहुत दुख की बात है वहाँ के लोगों के लिए, और वो अपने उसमें है। हाँ, उनके झगड़े सुलझाना हमारा काम नहीं है, लेकिन आज की तारीख में उस पचड़े के अंदर फंस के हम अपने देश का भला नहीं करेंगे। जी। योगेंद्र सर, हमने आपने हमें वक्त दिया, और हम चाहते थे कि हम आराम से, इत्मीनान से आपसे बात करें,
ताकि लोग अपने घरों में देखें, वो आर्टिकल पढ़ें, नहीं तो ये बातचीत सुने, ताकि समझे कि कितना जिम्मेदारी भरा एक बर्ताव होना चाहिए एक देश, हर देशवासी की तरफ से। योगेंद्र जी, जो बायकॉट हो रहे हैं मुसलमानों के, जिनका कुछ लेना देना नहीं है ना आतंकियों से, ना कश्मीर से भी फॉर दैट मैटर, उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको पीट दिया गया, उनको कामों से निकाला जा रहा है, उनको गांवों से निकाला जा रहा है, उनको शहर से निकाल देने की बातें हो रही हैं, ये भी शुरू हो गया है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी एक चिंताजनक बात है जो हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। सौरभ, ये तो बिल्कुल आतंकवादियों के हाथ में खेलने वाला काम हुआ। एग्जैक्टली इसीलिए तो उन्होंने किया था ये। उन्होंने इसीलिए किया था कि हम धर्म की शिनाख्त करके मारेंगे, ताकि भारत के बाकी हिस्सों में लोग हमारी नकल करके उल्टा काम करना शुरू करें, यानी कि वो शिनाख्त कर करके मुसलमानों को मारें। और दिस एग्जैक्टली इज द टेररिस्ट डिजाइन। और जो लोग उसमें कर रहे हैं, वो तो इससे बड़ी मूर्खता का काम हो नहीं सकता। इसका मतलब है वो एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने कहा। जनरल मुनीर ने क्या कहा? उन्होंने बेसिकली टू नेशन थ्योरी समझाई। कहा कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है, मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं, कभी एक साथ रह नहीं सकते। और जो लोग आज हिंदुस्तान में चुन चुन के देखिए जो कर रहे हैं हरकतें, वो तो इसका मतलब है जनरल मुनीर की लाइन वाले लोग हैं। ये तो इसका मतलब है कि ये जिन्ना की लाइन वाले लोग हैं। अगर देखिए, हमारा जब हम देखते हैं कि लोगों का धर्म पूछ पूछ कर उनको मारा गया पहलगाम में, और हमारे हृदय को पीड़ा होती है, क्षोभ होता है, वो इसलिए कि किसी इंसान की शिनाख्त आपने बस इतना कर दिया, उसका गुनाह और बेगुनाही उसका ये हो गया कि वो किस धर्म में पैदा हुआ। अगर वो हमें पीड़ा देती है, तो बाकी देश के अंदर अगर वो होता है तो हमें पीड़ा क्यों नहीं देना चाहिए? किसी भी इंसान की उसके धर्म से शिनाख्त करना, किसी भी इंसान को इसलिए बड़ा बताना या हत्या करना कि वो फलां धर्म में पैदा हुआ था, इससे तो घिनौनी हरकत कोई हो नहीं सकती। और वो लोग जो कि कश्मीर में हुई घिनौनी हरकत के बारे में आक्रोश व्यक्त करते हैं, ठीक वैसी ही घिनौनी हरकत दूसरी तरफ करते हुए वो न तो मानवता का काम कर रहे हैं, और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की खबरें पूरी दुनिया में गई, जैसे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी खबरें दुनिया में जाती है। पहलगांव कांड हुआ, पूरी दुनिया में हुआ और सारी दुनिया ने पाकिस्तान पे थू थू की हो। उसके बाद अगर भारत की ये छवियां बाकी दुनिया में जाती हैं, तो लोग कहेंगे अच्छा इस साइड में भी यही होता है। हमारी हमारी स्ट्रेंथ ये है कि आज हम दिखा सकें कि इस सवाल पे इस देश में कोई डिवीजन नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कश्मीर का है। देखिए, एक चीज याद रखिए सौरभ, कश्मीर के सामान्य लोगों में और भारत के सामान्य लोगों में एक इमोशनल दूरी रही, इस बात से इनकार कभी नहीं करना। और वो 370 लगाने के बाद वो दूरी घटी नहीं थी, वो दूरी बढ़ी है ना। लेकिन बहुत बहुत साल के बाद ये एक अवसर आया है जिसमें सामान्य कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ सड़क पे उतरे। पहले कोई कश्मीरी आतंकवाद का समर्थन करते थे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन सड़कों पे आके पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का विरोध हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही है इसके खिलाफ। कश्मीर में बंद हो रहा है, जो कश्मीर की ग्रामर है, किसी भी चीज का विरोध करने के बंद हो जाता है। लोग टॉर्च कैंडल लाइट निकाल रहे हैं। अगर आप एक भारतीय राष्ट्रवादी की दृष्टि से देखें तो इससे खूबसूरत प्रतिक्रिया कोई हो नहीं सकती। और अगर आप एक भारत के राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखें तो ये अवसर है जुड़ने का। कश्मीर के साधारण व्यक्ति को लगता है कि ये पाकिस्तान वालों ने क्या किया है, ये तो मेरे पेट पे लात मार दी, कश्मीर को बदनाम कर दिया, मेरी सभ्यता को इन्होंने वो कर दिया। उनका जो गुस्सा है और एक बाकी देश के भारतीय का जो गुस्सा है, भारत के बाकी सारे इलाकों में चाहे हिंदू मुसलमान हो, उनका गुस्सा है, ये दोनों गुस्सा इस वक्त देश को जोड़ सकता है। इस वक्त कश्मीर और भारत के बीच में जो अंतर रहा है, उस अंतर को कम कर सकता है। तो ये तो वक्त, अगर आप ऐसे में पलट के कश्मीरियों को दोष देना शुरू कर दें, इससे बड़ी मूर्खता, गैर इंसानियत तो छोड़ ही दीजिए, ये तो मतलब हैवानियत तो है ही है, कश्मीरियों को ब्लेम करना जिनका कोई मतलब नहीं है।
अरे भाई वही कश्मीरी थे जो कि बचा के भी लाए। और कितनी कहानी, लगभग जितनी फैमिलीज जो बची हैं, हर फैमिली कह रही है कि उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, हमें बचाया, हमें वापस लेके आए, प्रोटेक्शन दिया, सब कुछ दिया, प्यार दिया, और उन लोगों को हम इल्जाम कर देना शुरू कर दें। इससे बड़ी, एक तो ये असत्य होगा, ये अनैतिक होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बात है ये पॉलिटिकल रूप से बहुत मूर्खता की बात है। भैया ये वक्त है कश्मीर के साथ जुड़ने का, और बहुत वक्त बाद ऐसा वक्त आया है कि कश्मीरी सड़क पे हिम्मत कर रहा है। सड़क और हिम्मत इसीलिए कर पा रहा होगा कि अब पूरे अंदर तक ये सेंटिमेंट है कि भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बस ये वो वक्त है जुड़ने का। और इसको तोड़ने का वक्त बनाना, तो मतलब कोई राष्ट्रवादी तो ये काम नहीं कर सकता। किसी को अगर भारतीय एकता में एक पैसा भी, किसी को भारत की एकता और अखंडता में आस्था है, तो वो इस वक्त कश्मीरियों के खिलाफ जाने जैसी मूर्खता तो नहीं कर सकता। तो आपने सुना योगेंद्र जी को, और आपने पूरी बातचीत हमारी सुनी, और समझ लीजिए कि अगर आप कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहे हैं, भारत के आम मुसलमान वो जो उतने ही भारतीय हैं जितने कि हम, उनको उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको अपने कामों से निकाल रहे हैं, तो वो आप कर रहे हैं जो आतंकी चाहते थे। आप आतंकियों के मंसूबों को कामयाब कर रहे हैं। यही वजह थी कि हमने योगेंद्र जी से निवेदन किया कि वो आए यहाँ पर और इस बारे में हमारे साथ चर्चा करें। थैंक यू सो वेरी मच योगेंद्र सर फॉर गिविंग अस योर इम्पोर्टेंट टाइम फॉर दिस इम्पोर्टेंट इशू। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।